नमस्कार, हिंदी स्पिरिट के प्राचीन इतिहास श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है, हम जो पढ़ने वाले हैं वो ताम्रपाषाण काल हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री में जो पढ़ा है वो हमने पाषाण काल को, स्टोन एज को पढ़ा है। स्टोन एज में हमने तीनों कालखंडों को इसको पढ़ लिया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट हो गई है वो। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल देखिए अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसका थोड़ी जटिलता इसमें ज़्यादा है। यहाँ जो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारी ताम्रपाषाण काल को लेकर समझ को होगा, ताकि आप ये जब समय हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएँ कि जिस समय भारत में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई वो क्या विदेशी थी या देसी थी। ये सब सारी चीज़ें आपको तभी क्लियर होगी जब ताम्रपाषाण काल क्लियर होगा। जिस समय भारत में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था, उसके समकालीन भारत में कौन सी सभ्यता थी या कौन सी संस्कृति चल रही थी। जिस समय हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो क्या उसके लोग पूरी तरह से समाप्त हो गए या नहीं हो गए। बाकी जो बचे हुए लोग थे, यदि कुछ बचे हुए लोग, वो लोग कहाँ चले गए और उनके द्वारा क्या विकास किया गया। ठीक। और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो संस्कृतियाँ चल रही थी भारत में वो कौन सी थी। उत्तर भारत में क्या सेम वही संस्कृति चल रही थी, दक्षिण भारत में भी वही संस्कृति चल रही थी। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं, जो हड़प्पा सभ्यता, ताम्रपाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के जो चरण हैं, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, थोड़े जटिल हैं, और इन्हीं सब चीज़ों का हम उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा, हालांकि इसका जो टॉपिक है ताम्रपाषाण का, मेनली आपका 5 या 10 मिनट में ही आपकी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि समझ डेवलप नहीं हो पाएगी, फिर हम 4-5 बिंदु ही हैं, जैसे आहार संस्कृति, बनास संस्कृति, मालवा संस्कृति, जारवे संस्कृति, यही सब सारी संस्कृतियाँ जो ताम्रपाषाण काल में विकसित हुई थी, इन्हीं का अध्ययन कर लेते हैं तो लगभग हमारी जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम लोग टैकल कर सकते हैं। लेकिन वो जो है हमारी समझ को डेवलप नहीं कर पाएगा, तो हम मेनली कोशिश करते हैं कि जो ताम्रपाषाण काल में थोड़ी जो जटिलता है उसको थोड़ा दूर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा ताम्रपाषाण से रिलेटेड, उसमें हम जो है उसके जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसकी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो सब सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। तो आइए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ताम्रपाषाण काल में। ठीक, देखिए हमने कहा था कि एंशिएंट हिस्ट्री को हम जो है 3 कालखंडों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर आद्य इतिहास काल तक। ठीक, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य इतिहास काल ये हमने पढ़ा था। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें जो है साहित्यिक सामग्रियाँ नहीं, केवल पुरातात्विक सामग्रियाँ मिलती हैं, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, जिसमें पुरातात्विक सामग्रियाँ तो मिलती हैं और साथ में साहित्यिक सामग्रियाँ मिलती हैं, लेकिन साहित्यिक सामग्रियाँ क्या हैं, वो पठनीय नहीं है, वो मनुष्य द्वारा पढ़ी नहीं जाए, जैसे हड़प्पा और वैदिक काल में देख लीजिए। तो वैदिक काल में हालांकि लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, तो हड़प्पा और वैदिक काल किसमें आते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में। तो जो हम अध्ययन करेंगे वो 3 कालखंडों में बांट के करेंगे पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को। एक तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हम पढ़ेंगे पाषाण काल। आज हमारा जो टॉपिक है वो ताम्रपाषाण काल, फिर हड़प्पा सभ्यता, फिर हम पढ़ेंगे महापाषाण काल, फिर उसके बाद आएगा हमारा वैदिक सभ्यता। ठीक, तो ये जो हमारी होगी, ये हमारी पहली श्रृंखला होगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एंशिएंट हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल के समाप्त होने के बाद ऐतिहासिक काल, फिर हम पढ़ेंगे पूर्व मध्य काल। तो ऐसे 3 सेगमेंटों में हम बांट के पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक में हमने अभी तक जो हमने पढ़ा है इस चैनल पे, तो हमने अभी पाषाण काल को पूरा कर लिया है, जो 5 लाख से लेकर 3500 ईसा पूर्व तक लगभग चला। इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल को हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल को। ताम्रपाषाण काल का जो कालखंड है वो माना जाता है कि नवपाषाण काल का जो अंतिम चरण था, नवपाषाण काल के अंतिम चरण में मानव ने सर्वप्रथम जो है धातु का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है प्रथम धातु काल, क्योंकि यहीं पे मानव ने पत्थर के उपकरण जो नवपाषाण काल से चले आ रहे थे उनका तो प्रयोग जारी रखा, साथ में उसने एक धातु के उपकरण अर्थात तांबे का उपकरण जो है प्रयोग में लाना प्रारंभ कर दिया। इसी कारण इसको जो है ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। और ये माना जाता है कि भारत में जो इसकी शुरुआत हुई 3500 ईसा पूर्व के आसपास हुई। यदि पूछा जाए कि प्रथम धातु युग कौन सा था, तो ताम्रपाषाण काल था। मानव द्वारा सबसे पहले धातु कौन से प्रयोग में लाई गई, तो तांबा थी।
यदि पूछा जाए मानव द्वारा प्रथम फसल कौन सी प्रयोग में लाई गई विश्व में, तो वो आप बताएंगे जौ थी। मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु किसको पाला गया, जैसा आपने बुर्ज होम में देखा था कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, तो कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू पशु के रूप में माना जाता है। ठीक, तो ताम्रपाषाण काल की बात कर रहे हैं, तो ताम्रपाषाण काल के बाद हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। तो ताम्रपाषाण काल का पीरियड देखिएगा 3500 से लेकर 1200 या 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। एक अपवाद जारवे संस्कृति है, इसको क्या है हम आगे जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से जारवे और वे संस्कृति को पढ़ लेंगे। तो जारवे संस्कृति आप देखिए ताम्रपाषाण कालीन ही संस्कृति जो महाराष्ट्र प्रांत में विकसित हुई आपकी वर्तमान में। तो ये आपकी ताम्रपाषाण काल संस्कृति थी, ये 700 ईसा पूर्व तक चलती रही। तो ये एकमात्र अपवाद है, बाकी जो है माना जाता है कि ताम्रपाषाण काल जो है 3500 से लेकर 1200 और या 1000 ईसा पूर्व के बेस पे है। किताबों में हो सकता है आपको डिफरेंस डेट मिले, तो ये ध्यान में रखिएगा, कोई स्पष्ट कालक्रम खींचना एंशिएंट हिस्ट्री में ठीक वो संभव नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ इस समय तो आप जानते हैं ताम्रपाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक कोई साहित्यिक स्रोत तो उपलब्ध है नहीं। वैदिक काल में भी जो साहित्य रचे गए हैं, जो वेद पढ़ेंगे वो बाद के समय में रखे, वैदिक काल में रचे नहीं गए हैं। तो यहाँ तक कोई साहित्यिक स्रोत तो स्पष्ट रूप से मिलते नहीं है जिसमें तिथि क्रम की गणना की जा सके। मानो कि इतना ज़्यादा डेवलप ही नहीं हुआ था कि वो तिथि क्रम को जो है व्यवस्थित कर पाता, जैसे वर्तमान समय में होता है। तो उस समय जो है मतलब जटिलता ज़्यादा है तिथि क्रम को निर्धारण को लेकर। तो अनुमान बेस पे जो लगाया गया है वो 3500 से लेकर 1200 या 1000 ईसा पूर्व जो एथेंटिक बुक है वहाँ पे आपको ये मिलेगा। ठीक, यही देख रहे 3500 से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक का जो कालखंड रहा वो ताम्रपाषाण काल का कालखंड रहा। और इसी दौरान आपकी जो है हड़प्पा सभ्यता भी चली। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि यहीं पे मानव ने जो था तांबे और टीन का प्रयोग करके सबसे पहले जो था कांसे की धातु का निर्माण किया, जो तांबे की तुलना में अधिक मजबूत धातु थी। ठीक, तो अर्थात जिस समय भारत में ताम्रपाषाण काल का चरण चल रहा था, भारत के कुछ सेक्टर में हड़प्पा सभ्यता विकसित हो गई पश्चिमोत्तर भारत में। ठीक, यही सब जो ताम्रपाषाण काल की जटिलता है इनको हम जो है अध्ययन में लेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक ताम्रपाषाण काल। ये सारी चीज़ें आज आपकी डाउट क्लियर हो जाएंगी कि हड़प्पा सभ्यता कैसे विकसित हुई। ठीक, और हड़प्पा सभ्यता के बाद या प्रथम चरण मानव ने लोहे का प्रयोग क्यों नहीं किया, तांबे का प्रयोग क्यों नहीं किया, ठीक है, तांबे का प्रयोग ही क्यों किया, ये सब सारी चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेशन इसकी जो जटिलता है उसको हम आज जो है समझने का प्रयास करते हैं अपने इस टॉपिक में ताम्रपाषाण काल। देखिए ताम्रपाषाण काल में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। आज जो हमारा टॉपिक होगा जो 3500 से लेकर ताम्रपाषाण काल कब तक चला है, 1200 से 1000 ईसा पूर्व तक। ताम्रपाषाण काल को इंग्लिश में कैलकोलिथिक पीरियड या कल्चर कहा जाता है। ठीक, ताम्रपाषाण काल या संस्कृति, इसे कैलकोलिथिक चालकोलिथिक दोनों कहा गया है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो पूछा गया है कि कैलकोलिथिक या चालकोलिथिक काल किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे ताम्रपाषाण काल को ही चालकोलिथिक या कैलकोलिथिक CHALCOLITHIC कैलकोलिथिक पीरियड और कल्चर, ताम्रपाषाणिक काल या संस्कृति। कालखंड की बात की जाए तो 3500 से लेकर 1200 या 1000 ईसा पूर्व के बीच में इसको जो है माना जाता है। ठीक, इस जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल में, देखिए कौन कौन सा टॉपिक हमारे अध्ययन के केंद्र बिंदु में होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल का नामकरण ताम्रपाषाण काल क्यों किया गया। दूसरा पढ़ेंगे कि हम अध्ययन के स्रोत क्या रहे हैं, ताम्रपाषाण काल का किस बेस पे हम अध्ययन करते हैं, हमारे पास ऐसी कौन सी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं, इसको हम ध्यान में लेंगे। मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग क्यों किया, लोहे का प्रयोग करना क्यों नहीं प्रारंभ कर दिया मानव, दोनों चीज़ें तो उसको साथ में उपलब्ध थी, तो ये भी हम देखेंगे। ये भी देखेंगे कि इसकी जटिलता क्या है, जो पढ़ने के दौरान जो समस्या उत्पन्न होती है ताम्रपाषाण को लेकर, वो समस्याएं क्या हैं अध्ययन के दौरान जो हमारे आती हैं। ठीक, और फिर हम पढ़ेंगे इस काल की में विकसित विभिन्न संस्कृतियां और उनकी विशेषताएं। ठीक, जैसे आहार संस्कृति, बनास संस्कृति, मालवा संस्कृति, कैथा संस्कृति, ठीक, जारवे संस्कृति, ये सब जो संस्कृतियाँ, रंगपुर संस्कृति, प्रकाश संस्कृति, ये सब सारी जो संस्कृतियाँ थी उनको जो हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और फिर वहाँ की जीवन पद्धति ताम्रपाषाण काल की कैसी थी, इन सबको हम जो है जानने का प्रयास करेंगे।
तो ये जो टॉपिक होगा ताम्रपाषाण काल में, इस काल के में विकसित विभिन्न संस्कृतियाँ और इसकी विशेषताएं और जीवन पद्धति, ये जो लास्ट के 2 टॉपिक हैं, इनको जो हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे नामकरण, अध्ययन के स्रोत, मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे का ही प्रयोग क्यों किया गया, इसकी जटिलता क्या है। ये मेनली 4 टॉपिक जो है हम लोग आज फोकस करेंगे। हो सकता है इसकी वजह से लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए। तो देखते हैं नामकरण की बात की जाए तो जैसा नाम से स्पष्ट है कि तांबा और पाषाण, ठीक, इस काल में मानव ने क्या किया था, सबसे पहले धातु का प्रयोग प्रारंभ किया। इसीलिए प्रथम धातु काल इसको कहा जाता है। धातु युग का आरंभ किसको कहा जाता है, ताम्रपाषाण काल या कैल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक, ठीक, इंग्लिश में इसके दोनों उच्चारण किए जाते हैं, कैल्कोलिथिक और चाल्कोलिथिक। तो ताम्रपाषाण काल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि मानव पाषाण काल से तो स्टोन के उपकरणों अर्थात पत्थर के उपकरणों के विभिन्न प्रकार की कृषि उपकरणों के रूप में और औजारों के रूप में तो प्रयोग कर ही रहा था, किसका, पत्थर का, ठीक है। अब इस काल में आकर मानव ने पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए इसको जो है ताम्रपाषाण काल कहा गया, ठीक है। इस काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम धातु का प्रयोग प्रारंभ हुआ। यह धातु थी तांबा। इस काल में तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरणों का प्रयोग भी जारी रहा है, इस कारण इसको जो है ताम्रपाषाण काल कहा गया। बीजी चाइल्ड महोदय ने अपनी एक पुस्तक लिखी, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में इन्होंने तांबे के उपयोग और इसके प्रयोग से मानव सभ्यता को जो लाभ हुए इसको बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार ताम्रपाषाण काल में मानव सभ्यता विकसित हुई, ठीक, तांबे के प्रयोग से। देखिए अभी तक क्या था कि मानव के पास जो औजार के रूप में या कृषि उपकरण के रूप में जो धातु थी वो क्या थी, पत्थर की धातु थी। नवपाषाण काल तक तो हमने यही देखा था। पत्थर के उपकरणों की जो एक सीमा थी भाई, वो जो था कठोर भूमि पर उनसे खेती या खुदाई नहीं की जा सकती थी, जमीन की गुड़ाई नहीं की जा सकती थी, तो पत्थर के उपकरणों की एक सीमा थी। जबकि यदि आपको कठोर भूमि, जैसे आप जाते हैं कि जैसे आप यहाँ पे आइए, ये वाला जो सेक्टर देख रहे हैं आप, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये जो सेक्टर हैं आपके काली मृदा के सेक्टर हैं। तो काली मृदा वाले सेक्टर में जो महाराष्ट्र और यहाँ पे आप देखेंगे इन सब सेक्टरों में, महाराष्ट्र में मालवा हो गया और फिर आपका ये महाराष्ट्र कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में मालवा हो गया और महाराष्ट्र वाला सेक्टर हो गया। यहाँ पे काली मृदा के सेक्टर थे। काली मृदा जो है आपकी जो नदियों के किनारे की जो जलोढ़ मृदा होती है उनकी तुलना में जो है होती है क्या होती है, बहुत ज़्यादा कठोर होती है और पत्थर के उपकरणों से इन पर जो है खेती करना संभव नहीं था, ठीक। तो पत्थर के उपकरणों की खेती करना संभव नहीं था। तो इस काल में देखते हैं तो मध्य प्रदेश हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, तो इन सब सेक्टरों में आपको नवपाषाणिक संस्कृतियाँ नहीं देखने को मिलती हैं। क्यों नहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि मानव जो था, नवपाषाण काल की जो विशेषता थी वो खेती थी और खेती करने के लिए यहाँ पे जो मृदा थी वो अनुकूल नहीं थी मानव सभ्यता के लिए। अनुकूल भी थी तो मानव के लिए ऐसे उपकरण या औजार नहीं थे कि मानव जो है इस पर खेती कर पाता। इस कारण जो है ताम्रपाषाण काल में, अब ताम्रपाषाण काल से पहले नवपाषाण काल में यहाँ पे जो है खेती के साथ आपको नहीं मिलते हैं, या तो मिलते हैं तो नदियों की बेल्टों वाले सेक्टर में मिले हैं, जैसे गोदावरी नदी के बेल्ट में मिल गए, इन्हीं के आसपास कुछ सेक्टरों में मिले हैं। जो मेनली जो मानी जाती है वो आपके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आपके जो है आपको जो काली मृदा के सेक्टर थे वहाँ पे आपको कहीं पे भी आपको जो है खेती के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो बीजी चाइल्ड महोदय ने कहा कि जो ताम्रपाषाण काल जो ताम्रपाषाण काल था, जो उसमें मनुष्य ने तांबे का प्रयोग करना प्रारंभ किया, इसमें जो क्या बातें निकल के आई कि मानव ने जो था तांबे के प्रयोग के द्वारा क्या किया, अब वैसे सेक्टर जहाँ पे खेती नहीं हो पा रही थी, अब मनुष्य जो केवल नदियों के किनारे जलोढ़ मृदा में खेती कर रहा था, वहाँ की नम भूमि पर खेती कर रहा था, अब वो आगे बढ़कर काली मृदा और अन्य सेक्टरों में जो है खेती करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसके लिए एक मजबूत धातु के रूप में तांबा मिल गई थी। तो उससे क्या हुआ कि कृषि उत्पादन जो है बढ़ा। कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो मानव के भरण पोषण के लिए अधिक अनाज उपलब्ध होगा, अधिक अनाज उपलब्ध होगा तो मानव की जनसंख्या भी बढ़ेगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होगा, बहुत जगह ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां, मानव के आवास देखने को मिलेंगे। और यदि मानव का पेट भर रहा है तो उसकी बुद्धि भी क्या होगी, विकसित होगी। और यहीं से जो है मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जो है तीव्र गति से मानव द्वारा प्रारंभ कर दी गई। जो आप देखते हैं 5 लाख से लेकर 35
सौ ईसा पूर्व का जो काल रहा, वहाँ पे मानव की विकास की प्रक्रिया रही, लेकिन उतनी तीव्र नहीं रही। लेकिन 3500 से देखते हैं 600 ईसा पूर्व तक मानव ने इतना ज़्यादा परिवर्तन कर लिया कि महाजनपदों का उदय होने लगा था। मतलब ये 2500 से लेकर 3500 से लेकर जो 600 ईसा पूर्व, जो हमारा ऐतिहासिक काल माना जाता है, जहाँ से हम महाजनपदों को पढ़ेंगे, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतने कम ड्यूरेशन में मानव इतनी ज़्यादा प्रगति इसलिए कर ली क्योंकि यहाँ पे तांबे का प्रयोग, तांबा जो था एक धातु के रूप में मनुष्य के हाथ में लग गया था। तो इन्होंने तांबे के उपयोग को बताया, बीजी चाइल्ड ने, कैसे मानव सभ्यता को उसने परिवर्तित किया और कितनी तीव्र गति से परिवर्तित किया। ठीक, इसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बीजी चाइल्ड महोदय ने जो कहा कि व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में बताया कि तांबे के उपयोग और उसके लाभों को बताया, तो आपने देखा कि तांबे ने कैसे मानव सभ्यता को परिवर्तित किया। ठीक है, जितना परिवर्तन पाषाण काल में मानव को 5 लाख से लेकर 3500 ईसा पूर्व में परिवर्तन करने में लगे, उतना केवल 2 से 2500 सालों में तांबे ने प्रयोग करके परिवर्तन करके दिखा दिया। उसके बाद जब लौह धातु आई, उसने और तीव्र गति से जो है परिवर्तन किया मानव सभ्यता में। ठीक, वो सब हम चीज़ें जब आगे पढ़ते चलेंगे तो वो हम देखेंगे। तो फिर उसके बाद हमारा ये पहला टॉपिक होगा नामकरण कैसे पढ़ा, ये हमारा हो गया क्लियर। नामकरण क्योंकि तांबे के साथ जो है, तांबे के पत्थर के उपकरणों के साथ तांबे का प्रयोग करने लगा। बीजी चाइल्ड की पुस्तक याद रखिएगा, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में इन्होंने तांबे के उपयोग और लाभों को बताया, और इसको भी हमने देख लिया। अध्ययन को स्रोत को भी हम क्विट करते हैं। अभी हम जो पढ़ते हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे का ही प्रयोग क्यों किया गया। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो देखिए इस समस्या क्या थी कि देखिए पृथ्वी पे जो था संसाधन केवल ऐसा तो नहीं था कि तांबा ही विकसित हुआ, तांबा ही था। जिस समय मानव ने तांबे को देखा, उस समय उसने लोहे को भी तो देखा होगा, उस समय उसने अन्य धातुओं को भी तो देखा होगा। तो उसने तांबे को ही क्यों चुना, लोहे को क्यों नहीं चुन लिया? लोहा तांबे की तुलना में क्या होता, अधिक मजबूत होता। ठीक, अधिक मजबूत होता और अधिक जो है मानव जो सभ्यता में जो प्रगति होती वो और तीव्र कर सकता था लोहा। जैसा हमें 1000 ईसा पूर्व में देखेंगे, जब मानव ने लोहे का प्रयोग किया, कैसे उसके जीवन में परिवर्तन आते हैं। तो मानव ने तांबे को ही क्यों चुना अपने प्रयोग के लिए, लोहे को क्यों नहीं चुना प्रथम धातु के रूप में? तो समस्या मानव की टेक्नोलॉजी की थी। यदि आपसे पूछा जाए क्या समस्या थी, तो आप कहेंगे कि मानव की टेक्नोलॉजी की समस्या थी, क्योंकि मानव उतना विकसित नहीं हो पाया था, उसकी टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं हो पाई थी, और वो उतना हीट जनरेट नहीं कर पा रहा था जिसमें जो वो लोहे को पिघला पाए। अर्थात लोहे को पिघलने के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो 1400 से लेकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। यदि इतना टेम्परेचर आप जनरेट कर पाते हैं तो जो है लोहा पिघलना प्रारंभ होता है। और आप देखते हैं पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल की जो अवस्था आती है, उस समय तक मानव के पास इतनी हीट जनरेटिंग पावर नहीं थी। नव पाषाण काल में तो जाकर मानव ने आग के आविष्कार को सीखा था, आग के प्रयोग को सीखा था, और वो इतनी हीट नहीं जनरेट कर पा रहा था कि 1400 से 1500 डिग्री टेम्परेचर लेके जाए और लोहे को पिघला दे। इस कारण जो था मानव ने जो था तांबे का प्रयोग किया, कि तांबे के लिए जो टेम्परेचर थी वो 900 से लगभग 1000 के आसपास होती है, जिसको मनुष्य जो है आसानी से जनरेट कर पा रहा था, वो उसको पिघला ले रहा था। बाकी अन्य धातुओं को पिघलाने के लिए मानव उतना दक्ष नहीं हुआ था, उतना हीट जनरेट नहीं कर पाया था। और ये देखते हैं कि इसीलिए लोहे के जो प्रयोग को हम देखते हैं वो लगभग भारतीय उपमहाद्वीप में 1000 ईसा पूर्व, हालांकि कहीं कहीं 1500 ईसा पूर्व वैदिक आर्यों के आगमन से ही माना जाता है, लेकिन जो स्पष्ट प्रमाण मिले हैं वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास ही माने जाते हैं। तो मानव ने सर्वप्रथम जो प्रयोग करना प्रारंभ किया वो 1000 ईसा पूर्व में जो था लोहे का प्रयोग करना प्रारंभ किया। अर्थात मानव को 3500 से लेकर 1000, मतलब 2 से 2500 साल लग गए इतनी हीट जनरेट करने में कि वो लोहे को पिघला पाए। लोहा भी समान रूप से उपलब्ध था, तांबा भी समान रूप से उपलब्ध था, लेकिन मनुष्य ने अपने आधार के रूप में, अपने विकास के क्रम में प्रथम धातु के रूप में किसको चुना? तांबे को चुना, क्योंकि इसको गलाना उसके लिए आसान था और वो इतनी हीट क्योंकि आसानी से जनरेट कर पा रहा था। इसीलिए हम देखेंगे कि जो मानव सभ्यता का उदय हुआ, मानव सभ्यता के उदय की बात करते हैं, मतलब मानव सभ्यता का उदय, हम जब ताम्रपाषाण काल की बात करते हैं तो ताम्रपाषाण काल जो हमारा रहा वो कहाँ पे विकसित हुआ? तो वो आप देखते हैं पश्चिमोत्तर भारत में विकसित हुआ। पश्चिमोत्तर भारत में ही क्यों विकसित हुआ? क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश ये रहा आपका, ये भारत का मैप है, ये आपका पाकिस्तान है,
और ये आपका राजस्थान है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश ये दो सेक्टर ऐसे रहे जहाँ पे तांबे की उपलब्धता आसानी से थी। और ये जो बलूचिस्तान प्रांत है पाकिस्तान का, यहाँ पे भी तांबा आसानी से उपलब्ध हो जा रहा था। तो आप देखेंगे जो सर्वप्रथम मानव का विकास हुआ वो आपका इस सेक्टर में हुआ। अर्थात मानव ने जो सबसे पहले धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया वो कहाँ पे किया, वो आपके बलूचिस्तान प्रांत वाले सेक्टर में किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य को तांबा आसानी से उपलब्ध हो जा रहा था, जबकि अन्य सेक्टर में दक्षिण भारत में देखेंगे, गंगा घाटी वाला ये यूपी वाला बेल्ट देखेंगे, बिहार वाला बेल्ट देखेंगे, तो यहाँ पे ताम्रपाषाण काल बाद के चरणों में विकसित हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तांबे की धातु की उपलब्धता नहीं थी। और दक्षिण भारत में देखेंगे लोहा वोहा पाया जाता है, लेकिन तांबा उतना प्रमुखता से नहीं पाया। तो दक्षिण भारत में भी जो था मनुष्य द्वारा तांबे का प्रयोग जो है लास्ट में किया गया। और जबकि पश्चिमोत्तर भारत में मानव को जो है तांबे की उपलब्धता आसानी से हो जा रही थी, क्योंकि उसके पास में ही राजस्थान था, मध्य प्रदेश था। तो यहाँ से तांबा निकालकर, और बलूचिस्तान प्रांत स्वयं जो था पाकिस्तान में वर्तमान में जो पड़ता है, वो स्वयं जो है तांबे की दृष्टि से संपन्न था। तो यहाँ पे जो है तांबे का प्रयोग मानव ने सबसे पहले प्रारंभ किया। ठीक है, तो आप ये क्लियर हुआ कि मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे का ही प्रयोग क्यों किया, क्योंकि लोहे को पिघलाने की टेक्नोलॉजी मनुष्य के पास नहीं थी, और तांबा जो है आसानी से पिघला सकता था मानव, जो उस समय उसके पास उपलब्ध टेक्नोलॉजी थी। ठीक, अब आइए देखते हैं अध्ययन के स्रोत। देखिए, किसी भी कालखंड को अध्ययन करने के लिए, चाहे वो मौर्य हो, चाहे वो प्रागैतिहासिक काल हो, चाहे वो आद्य ऐतिहासिक काल हो, चाहे वो ऐतिहासिक काल हो, अध्ययन के दो स्रोत उपलब्ध होते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में ऐसे आते हैं जो किताबें या धर्म ग्रंथ हैं जो उपलब्ध हैं, जिनके बेस पे हम उस काल के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो होता है, हम जानते हैं कि सबसे पहले मानव ने जो था लिपि का प्रयोग तो सैंधव काल में किया, लेकिन वो पठनीय नहीं है। उसके बाद वैदिक काल में लिपि थी ही नहीं, बाद के 600 ईसा पूर्व के लगभग जो है भारत में जो है लिपि का विकास हुआ। तो साहित्यिक स्रोत भारत में जो मिलना 600 ईसा पूर्व से मिलना प्रारंभ होते हैं। और जबकि ताम्रपाषाण काल जो आपका क्या है 3500 ईसा पूर्व के आसपास में विकसित हुआ है, और 1200 तक चला है, या 1000 ईसा पूर्व तक चला है। तो इस काल में तो मानव के पास लिपि थी ही नहीं, तो जो भी थी उसकी भाषा रही होगी, जो भी आपस में वो कम्युनिकेशन के माध्यम के रूप में प्रयोग करते रहे होंगे। तो इस काल में साहित्यिक सामग्री मिलना तो की संभावना ही नहीं है। तो मनुष्य जो हमारे इतिहासकार हैं वो किस पर निर्भर रह गए फिर, तो वो पुरातात्विक सामग्रियों पर ही अत्यधिक निर्भर रह गए, क्योंकि साहित्यिक स्रोत उपलब्ध ही नहीं है। तो इस काल में जो पुरातात्विक स्रोत हम देखते हैं कि मृदभांड और मिट्टी की मूर्तियों का विकास। ठीक है, मिट्टी की मूर्तियाँ, ठीक, मृदभांडों में जैसे इस काल में जो मृदभांड प्रयोग में गई, क्योंकि आपने देखा कि तांबे के प्रयोग से मनुष्य ने जो था व्यापक पैमाने पर खेती करने प्रारंभ कर दी थी। तो उससे क्या हुआ, अधिक अन्न उत्पन्न होने लगा था। जब अन्न उत्पन्न होने लगा तो अनाज को संग्रह करने के लिए भी स्थान चाहिए था, और अनाज को पकाने के लिए भी आपको जो है सामग्रियाँ चाहिए थी। और मानव एक जगह पर निवास करने लगा था, खेती करने के लिए ज़रूरी था कि आप निवास करें। तो एक जगह पर जब निवास करने लगा था तो उसके अन्य जरूरतों के लिए भी मृदभांडों की आवश्यकता ज़्यादा हो गई। तो इस काल में मृदभांड आपको प्रचुरता से मिलते हैं ताम्रपाषाण काल में। और जो इस काल में मृदभांड प्रयोग में लाए गए वो लाल रंग के थे, जिन पे काले रंग से कहीं कहीं पे सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई। और लगभग ये पूरे भारत में ताम्रपाषाण काल में लगभग समान रूप से पाए जाते हैं, लाल रंग के मृदभांड जिसमें काले रंग से चित्रकारी की गई, कहीं कहीं पे सफ़ेद रंग से। ये पूछा जाए कि ताम्रपाषाण काल में जो मृदभांड प्रयोग कौन से मृदभांड प्रयोग में लाए जाते थे, तो लाल रंग के मृदभांड है जिसमें काले रंग या सफ़ेद रंग से चित्रकारी की जाती थी। जबकि आप गंगा घाटी में जब ताम्रपाषाण काल में देखेंगे तो वहाँ पे आपके गैरिक मृदभांड आपको देखने को मिलेंगे। वो सब हम जब हम पढ़ेंगे आगे तो फिर देख लेंगे। तो मृदभांड की उपलब्धता, क्योंकि मृदभांड की मांग इस समय ज़्यादा थी, तो मृदभांड बहुसंख्यक में मिले हैं। मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं पुरातात्विक स्रोतों में, मातृदेवी और वृषभ की मूर्तियाँ मिली हैं। ये किस बात को दर्शाता है, मातृदेवी की मूर्ति मिलना और वृषभ की मूर्ति मिलना? ये उसके धार्मिकता अर्थात धर्म की तरफ मानव के झुकाव को दर्शाता है। अर्थात जब देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलने लगी, उनके दैवी प्रतिरूप की मनुष्य द्वारा प्रकृति के दैवी प्रतिरूप की परिकल्पना की जाने लगी, तो वो क्या दिखाता है, वो धर्म की तरफ मुड़ने लगे। देखिए, जो ताम्रपाषाण काल या पाषाणकालीन मानव था वो प्रकृति के दैवी रूप की पूजा करता था। अर्थात जिन चीज़ों को वो समझ नहीं पाता था उनकी वो पूजा करना प्रारंभ करता। उसके लिए इंद्र वरुण इन सब चीज़ों का नहीं था। प्रकृति में जैसे वो बाढ़ को नहीं समझ पा रहा था तो वो जल की पूजा करता था। वो प्रकृति में
आने वाले भूकंपों को नहीं समझ पाता था, उसको लगता था कि नहीं कोई दैवी शक्ति है जो इसको पृथ्वी को हिला रही है, तो उनकी पूजा करता था। तो जो मनुष्य की समझ से परे थी चीज़ें, उनका वो दैवीकरण करता जा रहा था, उनकी पूजा पाठ करता जा रहा था। क्योंकि वो मानव था तो उसने भगवान की जो कल्पना की या ईश्वर की जो कल्पना की वो कैसे की, मानव रूप में की। यदि जानवर इतना प्रबुद्ध होता, यदि शेर मनुष्य की जगह पे होता, उसकी माइंड इतना विकसित होता, तो उसके जो देवी या देवता होते वो कैसे होते, शेर की तरह होते। ठीक, हो सकता है मनुष्य जो था उस समय मान लीजिए विकसित नहीं होता, मानो मनुष्य जो था शेर की जगह पे होता और शेर जो है मनुष्य की जगह पे होता, तो उसके देवी देवता शेर होते हैं और उसके वाहन के रूप में जो है कौन होता, मनुष्य होता या अन्य जानवर होते। तो वही बात थी। तो यहाँ पे आपके जो धार्मिक प्रतीकों के रूप में मातृ देवी और वृषभ की मूर्तियां मिलने लगी, अर्थात मनुष्य जो था ताम्रपाषाण काल तक आते आते क्या हुआ था, धर्म की तरफ उसका झुकाव जो है वो बढ़ने लगा था। मानव और पशु अस्थियों, मानव के साथ दफनाई गई विभिन्न जो है सामग्री, मानव के साथ पशु अस्थियों को दफनाया जाना ये भी दर्शाता था कि मानव की जो है आत्मा की अमरता की तरफ कहीं ना कहीं मनुष्य का जो झुकाव था, ये मतलब इस लोक से परे जब परलोक में मनुष्य जाता है तो वहाँ पे जो है विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करेगा, इस आधार पे वो विभिन्न सामग्रियों को उसके साथ दफना देते थे। कभी कभी उनके प्रिय पालतू पशुओं को भी दफना देते थे। ठीक है, और साथ में ही इसमें जो मानव को दफनाया गया उसमें जो था दफनाने के साथ उसके साथ विभिन्न सामग्रियों को दफनाया गया। जिन मानव के साथ कीमती सामग्रियों को दफनाया गया वो माने गए कि ये उस समय के ताम्रपाषाण काल के धनाढ्य वर्ग रहे होंगे, और जिन मानव के शवाधान के साथ मतलब अस्थियों के साथ जो निम्न कोटि की सामग्रियां मिली हैं उनको माना जाए गरीब लोग रहे होंगे, इसलिए इनके साथ जो है अच्छी वस्तुएं या कीमती जो है धातु या पत्थर के उपकरण या तो अन्य चीज़ें जो है नहीं मिली हैं। अर्थात मानव के समाधान की पद्धति जो ताम्रपाषाण काल में थी उसके थ्रू उस समाज में वर्ग विभाजन का भी पता चल जाता है। ठीक, धातु और उनके औजार ये इस बात को दर्शाते हैं कि यदि मनुष्य के उस समय धातु के औजार यदि बाण के रूप में मिले हैं, भाले के रूप में मिले हैं अधिक मात्रा में, तो ये किस बात को दर्शाता है कि मनुष्य द्वारा जो है शिकार या आपसी संघर्ष पर ज़्यादा बल जोर दिया जा रहा था, क्योंकि तभी तो तीर और भाले और इन सब उपकरणों का विकास किया जा रहा था। ठीक, उससे तो खेत की जो जुताई और गुड़ाई तो होती नहीं है। यदि मानव के द्वारा कृषि उपकरणों के अधिक साक्ष्य मिले तो इस बात को क्या दर्शाता है ये कि उस समय मानव जो था खेती पर अधिक निर्भर था, खेती उसके जीवन का प्रमुख पेशा थी। और कुछ अन्य पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले, जैसे कृषि के अवशेष मिले हैं, जैसे आप इनाम गांव पढ़ेंगे तो वहाँ पे फसलों के अवशेष मिले हैं, चावल के, फिर कपास वपास के भी साक्ष्य कहीं कहीं से मिले हैं। इन सब चीज़ों के बेस पे क्या लगाया जाता है कि मनुष्य द्वारा जो है विविध प्रकार की फसलों की खेती की जाती थी या अन्य सामग्रियाँ जो मिली हैं उनके थ्रू हम जो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे ताम्रपाषाण काल का पूरा अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अध्ययन के स्रोत हमारे क्लियर हो गए कि अध्ययन के स्रोत में हम लोग क्या क्या लेते हैं ताम्रपाषाण काल में। अब देखते हैं कि ताम्रपाषाण काल की जटिलता क्या है, आखिर इसकी इतनी कॉम्प्लेक्स मतलब इतना जटिल क्यों है, क्यों इसको समझने में इतनी समस्या होती है ताम्रपाषाण काल को। आज जो हमारा जो टॉपिक होगा मेन यही जटिलता को लेकर ही है, बाकी वो स्टार्टिंग के जो हमने टॉपिक्स पढ़े वो आपका लगभग हो सकता है हमारी कोशिश है कि वो आपका क्लियर हो गया। यदि आपको कोई डाउट रहता है इन सब चीज़ों को लेकर एक बार कमेंट बॉक्स में आप कह दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर उसको जो है फिर एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक तरीके से। ठीक है, मुझे जितना उचित लग रहा है मैंने कर दिया है। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो फिर एक बार मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर इसको जो है पूरी अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो आइए सबसे पहले फोकस करते हैं जटिलता क्या है, ताम्रपाषाण को समझने में जो समस्या उत्पन्न होती है वो क्या है। ताम्रपाषाण काल को लेकर जो समस्या है इसकी कालावधि को लेकर है। हमने पहले ही बताया कि ताम्रपाषाण काल के जो अवशेष मिले वो 3500 ईसा पूर्व के आसपास मिले हैं। ठीक, और वो चले हैं लगभग 1200 से लेकर 1000 के नियर अबाउट। जबकि आप देखते हैं जारवे संस्कृति जो महाराष्ट्र में विकसित हुई वो 700 ईसा पूर्व तक चली, वो ताम्रपाषाण काल की ही संस्कृति थी। तो ऐसे में इसके तिथिक्रम निर्धारण को लेकर थोड़ी समस्या है कि कब से कब तक इसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया जाए। तो जो अभी तक सहमति बन पाई है वो 3500 से लेकर 1200 या 1000 के बीच में ही बन पाई है, क्योंकि वो जारवे संस्कृति को अपवाद के रूप में देखा जाता है। ठीक है,
तो इसलिए जो है उसमें बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया जाता, तो हम लोग तिथि क्रम को 3500 से लगभग 1200 ही मानेंगे। ठीक। जो दूसरी जटिलता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता इसके पहले की थी या इसके बाद की। पहले और बाद से क्या तात्पर्य है, आप देखिए 3500 से लेकर 1200 या इसके बीच में विकसित हुई आपकी ताम्रपाषाण काल, अब जबकि हड़प्पा सभ्यता आपका 2750 या 2500 के ईसा पूर्व के लगभग आसपास विकसित हुई है, जो कि कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। आप यहाँ मैप पे देखिए, सॉरी इसी मैप पे देखते हैं, ये भारत का मैप है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये पाकिस्तान है, ये भारत है। तो जो हमारी सैंधव सभ्यता थी वो आपकी कहाँ से कहाँ तक थी। पहले हम ताम्रपाषाण काल की बात कर लेते हैं। ताम्रपाषाण काल जो विकसित हुआ सबसे पहले आपके इसी बलूचिस्तान सेक्टर में, जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान सेक्टर है, जो जहाँ पे ग्वादर पोर्ट चाइना बना रहा है, ठीक है, बनाया गया है चाइना के द्वारा सीपेक के थ्रू, तो वो वाला सेक्टर जो है बलूचिस्तान, वहाँ पे ही सबसे पहले मनुष्य द्वारा तांबे का प्रयोग किया गया। तो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कहाँ विकसित हुई, सबसे पहले यहाँ पे विकसित हुई। ठीक, लेकिन पूरे भारत में, बाकी भारत के अन्य सेक्टर में देख लिया जाए तो उस समय ताम्रपाषाण सभ्यता विकसित ही नहीं हुई थी। और इसी दौर में जो है आपका 2750 में क्या विकसित होगी, आपकी हड़प्पा सभ्यता, जो काफ़ी बड़े सेक्टर में आपकी विकसित हुई, जो उत्तर भारत के लगभग मैक्सिमम सेक्टर में, राजस्थान होते हुए ये सब सेक्टरों में विकसित हुई। और उस समय उत्तर भारत या भारत के जो मैक्सिमम भाग रहा, ये सब जो आप दूसरा कलर लेते हैं, ये सब सेक्टर जो आप देख रहे हैं बचा हुआ सेक्टर, ये कब पूरा का पूरा गंगा घाटी वाला सेक्टर, यहाँ पे जो है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ उस समय मिलती ही नहीं है। ठीक, ताम्रपाषाण काल की जो प्रारंभिक संस्कृतियाँ रही वो आपकी विकसित हुई पश्चिमोत्तर भारत में, तत्कालीन जो उस समय का भारत था। अभी तो पश्चिमोत्तर भारत आपका नहीं रहा, क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत में ये जो बलूचिस्तान वाला प्रांत पाकिस्तान में चला गया है, पश्चिमोत्तर भारत है, लेकिन चूंकि बलूचिस्तान भारत का हिस्सा नहीं रहा है, तो बलूचिस्तान प्रांत वाले सेक्टर में ही सबसे पहले ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ विकसित हुई, जबकि भारत के अन्य सेक्टरों में ये विकसित नहीं हो पाई थी। और इसी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जो थी से कुछ सबक लेकर हड़प्पा सभ्यता विकसित हो गई, जबकि भारत के अन्य सेक्टरों में उस समय तक ताम्रपाषाण काल चला ही नहीं। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को ताम्रपाषाण काल से आगे रखना चाहिए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जितनी विस्तृत सेक्टर में 2750 के दौरान विकसित हुई, उतने विकसित सेक्टर में आपकी जो है ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता नहीं विकसित हुई थी। क्योंकि आप ये रेड वाला जो ये आप देख लीजिए, ये आपका क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता के मान लीजिए स्थल हो गए, जो ये ब्लू कलर से हमने ये कर दिया है मार्क। ठीक है, भारत में इस सेक्टर में विकसित हुई 2750 के आसपास। अब 3500 में बस केवल इतने बड़े सेक्टर में आपकी विकसित हुई आपकी ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता, जबकि जो अन्य सेक्टरों में आप ये दक्षिण में जो आप जाएंगे पूरा का पूरा, इसको इरेज कर देते हैं, तो कहने का मतलब है इतने बड़े सेक्टर में हुई आपकी ताम्रपाषाण संस्कृति 3500 ईसा में, जबकि हड़प्पा सभ्यता इसकी जो हड़प्पा सभ्यता जो विकसित हुई 2750 में, वो लगभग मान लीजिए यहाँ तक कुछ सेक्टरों में विकसित हुई। ठीक है, लगभग मान लीजिए ऐसे कुछ सेक्टरों में विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता। बाकी जो भारत के जो अन्य हिस्से बचे, यहाँ पे कोई सभ्यता उस समय हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं विकसित हुई थी, या यहाँ पे जिस समय हड़प्पा सभ्यता पश्चिमोत्तर भारत में विकसित हो रही थी, उस समय ये सेक्टर जो था ताम्रपाषाण काल की अवस्था में ही नहीं पहुँचे थे। तो ऐसे में माना जाता है, विद्वानों का कहना है कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता को पहले रखना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, और ताम्रपाषाण काल की जो सभ्यता थी वो तांबे का प्रयोग था। तो सबसे पहले मनुष्य द्वारा जो है क्या विकसित किया जाएगा, तांबा, तब तो कांसा विकसित किया जाएगा, क्योंकि कांसा दो धातुओं से मिलकर बनता है, तांबा और टीन। जब तक आपके पास तांबा नहीं होगा तो टीन का आविष्कार कैसे तब तक आप कांसे का आविष्कार कैसे कर लेंगे। तो इसका मतलब था कि मानव द्वारा सबसे पहले तांबे का आविष्कार किया होगा, तब कांसे का आविष्कार किया गया होगा। तो ये जो जटिलता है कि हड़प्पा सभ्यता को पहले रखा जाए या बाद में रखा जाए, टेक्निकली दृष्टि से देखा जाए तो उससे जो है ताम्रपाषाण काल को पहले और हड़प्पा सभ्यता को बाद में रखा जाना चाहिए, क्योंकि तांबे का प्रयोग पहले हुआ और कांसे का प्रयोग बाद में हुआ, जो हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग किया गया। लेकिन यदि तिथिक्रम से गौर किया जाए तो भारत में यदि बात की जाए वर्तमान समय में, तो भारत में जो सभ्यता विकसित हुई वो हड़प्पा सभ्यता पहले थी, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता उसके बाद में विकसित हुई।
तो ये कैसे विकसित हुई ये सब हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ये आप समझ लीजिएगा कि भारत में जो था ताम्रपाषाण काल में, जो आज वर्तमान में देखते हैं इतना बड़ा सेक्टर गुजरात से लेकर ये सब सेक्टर जो है, यहाँ पे जो है ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता जो विकसित हुई वो काफ़ी लेट में विकसित हुई, हड़प्पा सभ्यता के विकसित होने के बाद विकसित हुई। ठीक है। और कुछ सभ्यताएं तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद विकसित हुई ताम्रपाषाण कालीन सभ्यताएं। इसीलिए जो है ताम्रपाषाण काल थोड़ा कॉम्प्लेक्स समझा जाता है, तो उसी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि इसकी जटिलता क्या हड़प्पा सभ्यता इसके समकालीन, क्या हड़प्पा सभ्यता इसके पहले की है या इसके बाद की है, जो दूसरा हमारा टॉपिक होगा। तो देखिए क्या है कि पश्चिमोत्तर भारत की कुछ संस्कृतियां हड़प्पा संस्कृति में ढल गई। आप देखेंगे जो पश्चिमोत्तर भारत था, अर्थात जो बलूचिस्तान वाला सेक्टर हमने डिस्कस किया, वहाँ पे कुछ संस्कृतियाँ विकसित हुई, कुछ सभ्यताएं जो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यताएं विकसित हुई, उनको विभिन्न नामों से जाना गया। ये नाम क्या थे, जब हम हड़प्पा सभ्यता विकसित करेंगे, हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ेंगे हम, तब हम वहाँ पे इसको जो है अच्छे से डिटेल से पढ़ लेंगे। जैसे जो बलूचिस्तान प्रांत था, ये पाकिस्तान में, ये बलूचिस्तान प्रांत जो था पश्चिमोत्तर भारत में, यहाँ पे जो संस्कृतियाँ उस समय ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ विकसित हुई थी 3500 ईसा पूर्व के आसपास, उसमें थी क्वेटा, नाल कुल्ली और झोब संस्कृतियाँ, ऐसी प्रमुख संस्कृतियाँ, क्वेटा, नाल कुल्ली, झोब, ऐसी कुछ संस्कृतियाँ रहीं। इन्हीं में से कुछ संस्कृतियाँ जो है कन्वर्ट हो गई हड़प्पा सभ्यता में। ठीक। तो ये कह रहा है कि क्या हड़प्पा सभ्यता इसके पहले की है या बाद की है। तो आप देखेंगे कि क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है, जब हम पढ़ेंगे कि वो देसी थे या विदेशी थे, ये सब चीज़ें जो डिस्कस की जाएंगी, उसमें आप देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ वो कैसे भारतीयों द्वारा किया गया कि विदेशियों द्वारा किया गया। जो विद्वानों का अनुमान है वो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता विदेशी नहीं थी। जब हम वहाँ पढ़ेंगे डिटेल से इसको पढ़ेंगे हम। वो जो पश्चिमोत्तर भारत में जो विकसित हुई संस्कृतियाँ थी, जो ताम्रपाषाण काल में 3500 ईसा पूर्व में, उसी से कुछ संस्कृतियाँ जो थी विकास के चरण में आगे बढ़ गई और वो जो है विकसित होकर किस में पहुँच गई, हड़प्पा सभ्यता में। उन्होंने ही जो है हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया। ठीक है। तो इस दृष्टि से देखा जाएगा तो ताम्रपाषाण काल पहले पड़ता है। ठीक। जबकि कुछ जो है ताम्रपाषाण काल संस्कृतियाँ जिस समय हड़प्पा सभ्यता पूरे भारत में विकसित हुई, भारत में मतलब यहाँ की मैप में देखते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता रही, ये भारत का मैप रहा, तो ये यहाँ से यहाँ तक सेक्टर में आपकी फैली रही है हड़प्पा सभ्यता, त्रिभुजाकार में मान लीजिए। तो यहीं पे पश्चिमोत्तर भारत में जो है आपका उस समय तत्कालीन पश्चिमोत्तर भारत में बलूचिस्तान प्रांत था, यहीं से कुछ संस्कृतियाँ जो थी ताम्रपाषाण किस में कन्वर्ट हो गई, हड़प्पा सभ्यता में। और कुछ संस्कृतियाँ जो थी कुछ बाद के चरणों में हड़प्पा सभ्यता जिस समय भारत में विकसित हो गई, उसके बाद भारत में जो था ताम्रपाषाण काल की कुछ संस्कृतियाँ विकसित हुई। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के, जब हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय अवस्था में थी, उसके बाद कुछ ताम्रपाषाण काल संस्कृतियाँ भारत में विकसित होना प्रारंभ होती हैं। ठीक। तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों की बात की जाए तो एक कालखंड में वो विकसित नहीं हुई हैं, उनका कालखंड अलग अलग रहा है। ठीक है। कुछ तो 3500 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई, कुछ जो है भारत में 2000 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई, जैसे आहार, बनास, ये सब जो पढ़ेंगे आप। और कुछ तो जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद विकसित हुई 1400 ईसा पूर्व में। ठीक। आप जाने 1750 तक चला है आपका हड़प्पा सभ्यता, तो 1750 के बाद विकसित हुई, 1400 ईसा पूर्व में कुछ विकसित हुई हैं। तो कहा जाए तो कुछ ताम्रपाषाण कालीन बस्तियाँ 3500 ईसा पूर्व में विकसित हुई जो बलूचिस्तान प्रांत में, उसमें से कुछ संस्कृतियाँ जो थी वो कन्वर्ट हो गई हड़प्पा सभ्यता में, जैसे मेहरगढ़ हो गया। और कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ जो थी वो हड़प्पा सभ्यता के विकसित होने के बाद प्रारंभ हुई भारत के अन्य सेक्टरों में, जैसे मध्य प्रदेश में आप पढ़ेंगे, राजस्थान में पढ़ेंगे, राजस्थान में बनास संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा और कैथा संस्कृति, आपका महाराष्ट्र में जारवे संस्कृति, गुजरात में रंगपुर संस्कृति, ये सब जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ ये बाद के चरणों में विकसित हुई। और गंगा घाटी में, बिहार में जो विकसित हुई, ये सब संस्कृतियाँ जो थी बाद में विकसित हुई। और कुछ हड़प्पा कालीन संस्कृतियाँ हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद विकसित हुई। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, ये रहा हमारा कुछ
ये रहा ना, क्या हड़प्पा सभ्यता इसके पहले की है या बाद की है? तो हड़प्पा सभ्यता दोनों के बीच की है। कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां जो पहले की थी, तो हड़प्पा सभ्यता ताम्रपाषाण काल के क्या हुई, हड़प्पा मतलब कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता के पहले की हैं, कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है या उसके विकसित होने के बाद विकसित हो। कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद विकसित हुई हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों को हम लोग अभी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब नेक्स्ट क्लास हमारा होगा तो वहाँ पे हम इन सब चीज़ों को डिटेल से पढ़ लेंगे। और दूसरा जो हमारा होगा, क्या यह पूरे भारत में एक साथ विकसित हुई या सभी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां क्रमिक विकास के प्रक्रम से होकर गुजरी। पहला हम पढ़ेंगे कि क्या पूरे भारत में ये जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां थी क्या एक साथ विकसित हुई। हमने अभी देखा कि विकसित नहीं हुई है पूरे भारत में एक साथ। ठीक, और जो दूसरा हम पढ़ेंगे, क्या सभी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां क्रमिक विकास के प्रक्रम से होकर गुजरी हैं, अर्थात पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल, क्या ये इनका क्रम रहा है कि या कुछ और रहा है, इनको हम पढ़ेंगे। तो आइए जो टॉपिक डिस्कस करते हैं, क्या सभी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां क्रमिक विकास के प्रक्रम से होकर गुजरी हैं, अर्थात पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल, क्या ऐसा विकास का क्रम रहा है। तो इसको हम जो है पढ़ते हैं, क्या सच में ऐसा रहा है कि नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ नवपाषाण कालीन संस्कृतियां नवपाषाण काल के चरण में ही समाप्त हो गई, अर्थात वो आगे बढ़ी ही नहीं पाई। भारत में जो विकसित कुछ नवपाषाण कालीन संस्कृतियां थी वो नवपाषाण काल में 3500 ईसा पूर्व आने से पहले ही वो अपने आप समाप्त हो गई उस सेक्टर में। ठीक, जैसे आप पढ़ते हैं कि आपका जो आदमगढ़ आपने पढ़ा था जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, ये सब जो साइट्स थे ये आपके समाप्त हो गए, अर्थात वो ताम्रपाषाण कालीन अवस्था में ही नहीं पहुँच पाए। स्टार्ट तो हुए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल तक पहुँचे, लेकिन जो था वो ताम्रपाषाण काल तक नहीं पहुँचा, नवपाषाण काल में जाके वो समाप्त हो गई। ठीक, जबकि कुछ ताम्रपाषाणिक स्थल नवपाषाण काल की अवस्था से होकर गुजरे नहीं, सीधे ताम्रपाषाण काल में प्रवेश कर गए। हमने बताया कि नवपाषाण काल की विशेषता सबसे बड़ी क्या थी कि वहाँ पे खेती का प्रयोग हुआ था। जब आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र के काली मिट्टी के सेक्टर हैं वहाँ पे पाषाण के उपकरणों से खेती संभव नहीं थी काली मिट्टी में, तो ऐसे में वहाँ पे खेती का विकास होना तो संभव ही नहीं था नवपाषाण काल में। तो वहाँ की संस्कृतियाँ कुछ तो मध्य पाषाण काल में ही रह गई, अर्थात नवपाषाण काल खेती की तरफ वो बढ़ ही नहीं पाई। ठीक, उसके पीछे जो कारण था क्योंकि उनके पास धातु नहीं थे कि वो मिट्टी को खोद पाए। ठीक, इस कारण कुछ जो ये काली मिट्टी वाले सेक्टरों में जो आप पढ़ेंगे, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, जारवे संस्कृति जो महाराष्ट्र में विकसित हुई, ये सब जो संस्कृतियाँ रहीं, ये सब जो संस्कृतियाँ वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाई, नवपाषाण काल तक पहुँच ही नहीं पाई, कृषि तक पहुँच ही नहीं पाई। और जब तांबे के रूप में उनको एक धातु की प्राप्ति होती है तो उस धातु के थ्रू वो कृषि की अवस्था में पहुँचती हैं और वो डायरेक्ट नवपाषाण काल में न पहुँचकर वो ताम्रपाषाण काल में प्रयोग करें, क्योंकि मनुष्य द्वारा जो कृषि के रूप में जो उपकरण लाया गया वो पाषाण नहीं था इन सेक्टरों में, वो कौन सा था, वो तांबे के उपकरण थे। इस कारण जो है जो मध्य भारत रहा, जैसे मध्य प्रदेश वाला सेक्टर रहा और ये आपका महाराष्ट्र वाला सेक्टर रहा, यहाँ पे आपको नवपाषाण काल के चरण नहीं देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट आपको ताम्रपाषाण काल को। जैसे देखिए दक्षिण पूर्वी राजस्थान हो गया, यहाँ पे बनास और आहार संस्कृति जो ताम्रपाषाण काल संस्कृति है वो विकसित हुई, ये नवपाषाण काल की अवस्था में पहुंची ही नहीं थी। कुछ मध्य भारत में कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति अर्थात मध्य प्रदेश में जो विकसित हुई ये भी नवपाषाण काल की अवस्था में नहीं पहुंची थी, क्योंकि यहाँ पे खेती संभव नहीं थी पाषाण के उपकरणों से। और मध्य प्रदेश में जौरवे संस्कृति जो थी वो विकसित हुई, वो भी आपकी नवपाषाण काल की अवस्था में पहुंची ही नहीं, क्योंकि मानव के पास ऐसी धातु नहीं थी कि वो कठोर भूमि को खोदकर खेती कर पाता। और कुछ नवपाषाण कालिक स्थल सीधे तौर पर नवपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल में पहुंच गए। कहने का मतलब है कि आप जब तांबे का प्रयोग करना प्रारंभ किए तो एकाएक ऐसा नहीं था कि आप तांबे की एक परिष्कृत धातु लेकर बना देते,
एक अच्छे औजार या अच्छे कुशल उपकरण बना लेते हैं। आप जब पहले बार कोई किसी भी चीज़ को बनाएंगे, ड्राइंग बनाते हैं या किसी भी चीज़ को बनाते हैं, पढ़ते हैं, तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो मानव द्वारा जो सबसे पहले जब तांबे का प्रयोग किया गया, तो ऐसा नहीं था कि तांबे का जो है एकदम अच्छे तरीके से उसकी ढलैया करके चीज़ों को बनाया जाने लगा था। तो मानव ने जब आप प्रयोग देखेंगे धातु का, तो उसमें जो था पहले आपको दिखेगा नहीं, धातु के बहुत निकृष्ट टाइप के उपकरण बने हैं, फिर जो है अच्छे उपकरण बनना प्रारंभ हुए, समय के साथ डेवलप होता गया मानव। लेकिन जब आप मध्य गंगा घाटी और उत्तर पूर्वी भारत और प्रायद्वीपीय भारत में आप जाते हैं, तो यहाँ के जो नवपाषाण कालिक स्थल हैं, वहाँ पे आप डायरेक्ट आपको ये विकास का प्रक्रम नहीं दिखता तांबे का। वहाँ पे आप डायरेक्ट आपको विकसित तांबे के उपकरण देखने को मिलते हैं। जबकि मध्य भारत में जो जारवे का था, यहाँ पे जो संस्कृतियाँ थी, यहाँ पे निकृष्ट टाइप के और उत्कृष्ट टाइप के दोनों मिलते हैं। जबकि यहाँ पे आपके कुछ नवपाषाणिक स्थल जो सीधे नवपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल में बदले, मध्य गंगा घाटी, उत्तर पूर्वी भारत और प्रायद्वीपीय भारत के स्थल, प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत के स्थल जो कर्नाटक वाले सेक्टर रहे। तो यहाँ पे कुछ जो नवपाषाण कालिक स्थल, तो वो सीधे किस में बदल गए, आपके ताम्रपाषाण काल में बदल गए, ताम्रपाषाण काल में बदल गए, और वो भी विकसित ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो था अन्य ताम्रपाषाण कालिक स्थल जो आसपास के थे, मध्य प्रदेश से थे, इनसे विकसित परंपराएं सीखी, या यहाँ के लोग प्रवास करके इन सेक्टरों में जब गए, मध्य गंगा घाटी, उत्तर पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत में, तो अपने साथ विकसित टेक्नोलॉजी लेके गए, और इन्होंने जो था इस सेक्टर के लोगों को तांबे के उपयोग को करना जो है सिखाया। तो क्या सभी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ क्रमिक प्रक्रम से, तो आप देखते हैं कि कुछ कुछ नवपाषाण कालीन संस्कृतियाँ तो ताम्रपाषाण काल तक पहुँच ही नहीं पाई, समाप्त हो गई। और कुछ सेक्टर में जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाले सेक्टर में जो देखते हैं हम लोग, और गुजरात वाले सेक्टर में जो देखेंगे, ठीक, राजस्थान वाले सेक्टर में देखेंगे, तो यहाँ के जो ताम्रपाषाण कालिक संस्कृतियाँ थी वो नवपाषाण काल में पहुँची ही नहीं। ठीक, और कुछ नवपाषाण कालिक स्थल जो थे वो सीधे डायरेक्ट उत्कृष्ट ताम्रपाषाण कालीन उपकरणों में कन्वर्ट हो गए और संस्कृति में कन्वर्ट हो गए। ये क्रमिक विकास का प्रक्रम यहाँ पे नहीं देखा जाता है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। क्या ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ पूरे भारत में एक साथ विकसित हुई थी? पूरे भारत में एक साथ विकसित होने से क्या तात्पर्य है? पूरे भारत में एक साथ विकसित की, ये जो उत्तर से दक्षिण में ये भारत में जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ ये जो पाई गई, यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है, जिस समय हम एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे तो उसमें पाकिस्तान भी भारत का ही पार्ट था, तो उसको भी हम शामिल करेंगे। तो इस सेक्टर में जो विकसित हुई ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ थी, क्या वो क्रमिक विकास में विकसित हुई? जैसे 3500 ईसा पूर्व में जब ताम्रपाषाण काल का विकास पश्चिमोत्तर भारत में हुआ, तो क्या राजस्थान में भी उसका विकास हो गया? क्या उसका गुजरात में भी विकास हो गया? क्या उसका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये दक्षिण भारत में भी विकास हो गया? क्या ये विकास का प्रक्रम अलग अलग रहा? इन सब चीज़ों को हम देखेंगे इस टॉपिक में। तो देखिए, क्या ताम्रपाषाण काल संस्कृतियाँ पूरे भारत में एक साथ विकसित हुई? तो देखिए, जो विकास का प्रक्रम रहा पूरे भारत में ताम्रपाषाण काल का, वो एक जैसा नहीं रहा है, वो अलग अलग कालखंडों में विकसित हुआ है समय के साथ। जिस सेक्टर में पश्चिमोत्तर भारत का जो सेक्टर था, पश्चिमोत्तर भारत का ये जो सेक्टर है, पश्चिमोत्तर भारत का ये जो बलूचिस्तान वाला हमने सेक्टर पहले बताया कि ये जो पश्चिमोत्तर भारत का बलूचिस्तान वाला सेक्टर है, यहाँ से उसको राजस्थान से तांबे मिल जा रहे थे, मध्य प्रदेश से तांबे मिल जा रहे थे, तो यहाँ पे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ पहले आई। जबकि आपके गंगा घाटी वाला जो सेक्टर रहा है, यहाँ पे तांबे की उपलब्धता नहीं थी, तो यहाँ पे ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ लेट में आई हैं। प्रायद्वीपीय भारत में भी तांबे की उपलब्धता बहुत अधिक मात्रा में नहीं थी, तो यहाँ पे भी आपकी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ लेट में आई हैं। तो पूरे भारत में जो ताम्रपाषाण काल का एक कालक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता कि पूरे भारत में एक कालक्रम में कह दिया जाए कि पूरे भारत में ताम्रपाषाण काल 3500 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ और 1000 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया। तो ये क्रमिक विकास नहीं रहा है ताम्रपाषाण काल का, अलग अलग चरणों में विकास हुआ है ताम्रपाषाण काल का। जब कुछ लोग प्रवास करके गंगा घाटी में गए ताम्रपाषाण काल के लोग, मध्य प्रदेश या अन्य सेक्टरों से, तब यहाँ पे विकसित हुआ
ताम्रपाषाण काल। और जब यहाँ से कुछ लोग ताम्रपाषाण काल के विकसित होकर लोग जो था दक्षिण में प्रवास करके गए, तो यहाँ पे ताम्रपाषाण काल का विकास हुआ। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल के विकास का प्रक्रम जो एक जैसा नहीं रहा है। तो देखिए, जो पश्चिमोत्तर भारत में जो विकास का प्रक्रम रहा ताम्रपाषाण काल का, ठीक है, विकास सर्वप्रथम ये सीधे हड़प्पा सभ्यता में मिल गई और इनकी जननी बनी या जनक बनी। जो पश्चिमोत्तर भारत में हमने बताया कि बलूचिस्तान वाले प्रांत में जो संस्कृतियाँ ताम्रपाषाण काल में 3500 ईसा पूर्व में विकसित हुई, जिनमें नाल, कुल्ली, झोब, क्वेटा संस्कृति जो बलूचिस्तान प्रांत में विकसित हुई, इन्हीं में से कुछ संस्कृतियाँ कन्वर्ट कर गई किसमें, हड़प्पा सभ्यता में। तो यहाँ पे सबसे पहले ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों का विकास हुआ पश्चिमोत्तर भारत में, और इसमें से कुछ संस्कृतियाँ हड़प्पा सभ्यता में चली गई, और कुछ उत्तर भारत में उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ सेक्टर जैसे महाराष्ट्र को ले लीजिए, यहाँ पे कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ जो थी वो हड़प्पा सभ्यता के कनिष्ठ समकालीन थी। कनिष्ठ समकालीन का मतलब था हड़प्पा सभ्यता के थोड़े बाद में। यदि हड़प्पा सभ्यता 2750 में विकसित हुई तो ये जो है 2200 में या 2000 में विकसित हुई ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ। तो हड़प्पा सभ्यता के कनिष्ठ समकालीन संस्कृतियाँ थी, अर्थात जिस समय भारत में विकसित हड़प्पा सभ्यता थी उस समय जो था भारत के अन्य भागों में, मध्य प्रदेश में और आपका गुजरात में, अन्य सेक्टरों में उस समय ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ विकसित हो रही थी। ठीक, तो उत्तर भारत और मध्य भारत में कुछ स्थल हड़प्पा सभ्यता के समकालीन रहे और कुछ जो था हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद विकसित हुए, जैसे जौरवे संस्कृति 1400 ईसा पूर्व के लगभग विकसित होती है और 700 तक चलती है। ठीक, और कुछ अन्य भागों में तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ बहुत बाद के चरणों में विकसित हुई, ये 1200 1000 के आसपास विकसित हुई। जैसे मध्य गंगा घाटी में यूपी को ले लीजिए, पूर्वी भारत में जो पश्चिम बंगाल और बिहार को ले लीजिए, और प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण भारत को ले लीजिए। तो यहाँ पे जो था ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ बाद के चरणों में विकसित हुई हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि विकास का प्रक्रम एक जैसा नहीं, पश्चिमोत्तर भारत में सबसे पहले हुई, उसके बाद जो है फिर ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ मध्य भारत में विकसित हुई, फिर उसके बाद जो है यहीं से जो है फिर गंगा घाटी में विकसित हुई, फिर यहीं से आपके प्रायद्वीपीय भारत में विकसित हुई ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ। तो इनका विकास का प्रक्रम अलग अलग रहा है। ये ही थोड़ा इसकी जटिलता है जो समझने में थोड़ी समस्या हो सकती है। इसको यदि नहीं समझ में आएगा तो एक बार बताइएगा, मैं इसका एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा और ये जो है चीज़ें जो है मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन कर दूँगा यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप यहाँ पे यदि ताम्रपाषाण काल को समझ गए तो आप ये भी समझ जाएंगे कि जिस समय हड़प्पा सभ्यता विकसित हो रही थी उस समय भारत में कौन सी संस्कृति थी, तो उस समय पश्चिमोत्तर भारत में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जबकि अन्य भागों में नवपाषाण काल ही रहा या अन्य सेक्टर ही रहे। जिस समय हड़प्पा सभ्यता विकसित हो गई उस समय भारत में जो था कौन संस्कृतियाँ रहीं, तो उस समय भारत में कुछ संस्कृतियाँ जो थी अब ताम्रपाषाण काल में कन्वर्ट हो रही थी, जैसे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। और जिस समय हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ 1750 में, उस समय भी भारत में कौन सी संस्कृति थी, तो ताम्रपाषाण काल की ही संस्कृतियाँ थी। कुछ जगह तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ अभी विकास होना प्रारंभ हो रही थी, जैसे आप गंगा घाटी में देखेंगे, जैसे आप महाराष्ट्र में देखेंगे। ठीक है, तो जब हम पतन उत्तन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारा और सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज हमारा जो क्लास रहा वो ताम्रपाषाण काल को रहा। ताम्रपाषाण काल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हमने पहले ही कहा था, तो आप एक बार दो बार उसका रिवाइंड करके देख लीजिएगा। यदि नहीं फिर भी समझ में आया तो एक बार इन्फॉर्म करिएगा कमेंट बॉक्स में।